दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत का आधुनिक इतिहास में पढ़ रहे हैं। इसमें जो है आज हम स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण, जो गांधी युग भी जिसे कहते हैं, 1919 से 1942 तक, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी युग की शुरुआत हम 1919 से 1942 तक मानते हैं। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे साधनों के आधार पर 1919 से लेकर 1942 तक भारतीय राजनीति के रंगमंच पर आंदोलनों के माध्यम से छाए रहे। इसलिए इस युग को हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। इस काल को हम गांधीवादी युग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यह काल भारत में विशाल जन आंदोलन का काल था। गांधी जी के भारत आगमन से पहले भारत में कभी भी इतने विशाल आंदोलन नहीं हुए थे। वास्तव में इस काल में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलन किए। सवाल है कि 1919 के बाद से लेकर 1942 तक भारत का पूरा राजनीतिक जीवन जिस सत्याग्रह पर टिका हुआ था, जिस गांधीवादी सत्याग्रह पर पूरा आंदोलन चलता रहा, उस आंदोलन या उस सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी जी को कहाँ से मिली थी? यह प्रेरणा सत्याग्रह की सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को हेनरी डेविड थारो की निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया। गांधी जी के सत्याग्रह के दो मूल तत्व थे, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। गांधी जी ने सत्य के अंतर्गत ही अहिंसा को रखा था। उन्होंने अहिंसा को सत्य से अलग नहीं माना था। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्य की स्थापना के लिए हिंसा की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंसा का सहारा वही लेना पड़ता है जहां हम असत्य को स्थापित करते हैं। इसलिए एक सत्यवादी जो है, सत्याग्रही कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। एक सत्याग्रही कभी भी जो है नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता। एक सत्याग्रही जो है वार को झेल सकता है, दुख को सह सकता है, और ऐसा करके तब तक वह दुख को झेलेगा जब तक वह अत्याचारी का हृदय परिवर्तन नहीं कर देता है। तो गांधी जी ने ऐसे सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका 1906 में किया। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में उन्होंने 1906 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यह वह काल था जब ब्रिटिश सरकार दुनिया के अधिकतर देशों पर शासन कर रही थी। न केवल भारत ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था, बल्कि दक्षिण अफ्रीका भी उन दिनों ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। यानी ब्रिटिश सरकार उन दिनों भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका पर भी राज कर रही थी, और दक्षिण अफ्रीका में उस समय जो भारतीय रहते थे उन पर तमाम अमानवीय अत्याचार, भेदभाव, दुर्व्यवहार और रंग भेद बरता जाता था। यानी अंग्रेज गोरे हैं, भारतीय काले, रंग के आधार पर जो भेदभाव बरता जाता है उसे हम रंग भेद के आधार पर बरता जाता है, उसे हम रंग भेद कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, उसी का एक नमूना था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो कारोबारी या फिर मजदूर दक्षिण अफ्रीका में काम करने जाते थे, उन्हें एक निश्चित अवधि तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के लिए, काम करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, पंजीकरण करवाना पड़ता था। एक निश्चित अवधि तक काम करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, और साथ में उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, और अपने साथ हमेशा एक पंजीकरण प्रमाण पत्र लेकर घूमना पड़ता था कि मैं भारतीय हूँ और मैं टैक्स देता हूँ, दक्षिण अफ्रीका में रहने के लिए मुझे टैक्स देना है। तो हमेशा एक पंजीकरण प्रमाण पत्र लेकर घूमना पड़ता था। इस पंजीकरण प्रमाण पत्र का संबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में एक जो है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया था। उसी में जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रावधान था, जिसे हर भारतीय को अपने साथ लेकर घूमना पड़ता था। तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहले 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन में भी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सत्याग्रह का प्रयोग 3 रूपों में किया। पहला प्रयोग उन्होंने असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी भारत में इन्होंने सत्याग्रह का 3 रूपों में प्रयोग किया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन सत्याग्रह पर नहीं था, क्योंकि इस दौरान गांधी जी ने मुख्य रूप से ही हिंसा को अनुमति दे रखी थी। इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हिंसा हो रही थी क्रांतिकारियों द्वारा, गांधी जी ने उस दौरान उसका विरोध नहीं किया था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन नहीं माना जाता है। गांधी जी का जीवन परिचय इनको देखते हैं। इनका जन्म जो गुजरात के 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता को कबा गांधी भी कहते हैं।
गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी थे और ये पोरबंदर रियासत के दीवान थे। पहले ये पोरबंदर रियासत के दीवान थे, बाद में ये राजकोट और बीकानेर रियासत के भी दीवान रहे, यानी बारी बारी 3 रियासतों के दीवान रहे। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में 1882 में कस्तूरबाई या कस्तूरबा के साथ हुआ था। गांधी जी 1889 में लंदन चले गए और 1889 से 1891 तक यानी 3 वर्ष तक लंदन रहकर इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके ये 1892 में भारत आए। 1892 में भारत आकर इन्होंने पहले राजकोट के बाद मुंबई में वकालत शुरू की, लेकिन इन्हें वकालत में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसके बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। 1893 में ही विवेकानंद अमेरिका गए थे और शिकागो में धर्म समारोह को संबोधित किया था। वह यह था कि जब वकालत में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय मुसलमान व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका बुलाया। गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया और दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उसी तरह ब्रिटिश सरकार थी जिस तरह भारत में ब्रिटिश सरकार थी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर महात्मा गांधी को भारतीयों के साथ किए जा रहे अत्याचारों, अमानवीय शोषण, भेदभाव और रंग भेद की नीति का आभास हुआ। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर उन्हें भारतीयों की तुच्छता का आभास हुआ कि यहाँ भारतीय की तो कोई सम्मान ही नहीं है, हर जगह उनके साथ भेदभाव बरता जाता है। यहाँ तक कि भारतीयों को अपने पास हमेशा पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। अगर कोई भारतीय पंजीकरण प्रमाण पत्र रखे बिना सड़क पर चलता था और चेकिंग के दौरान उसके पास वह प्रमाण पत्र नहीं मिलता था तो इस बात की उस भारतीय को सजा मिलती थी। इसके अलावा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भारतीयों को वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका में तो महात्मा गांधी को इस अत्याचार, भेदभाव और अपने भारतीय होने का तुच्छता का आभास हुआ। इसके बाद इसी दौरान महात्मा गांधी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ये 1893 में ही डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ये ट्रेन में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। उस दौरान प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति अंग्रेजों को थी, भारतीयों को अनुमति नहीं थी। इसी दौरान महात्मा गांधी जी को जो है मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का मारकर उतार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि गोरे लोगों के साथ एक काला व्यक्ति कैसे यात्रा कर सकता है। मैरिट्सबर्ग घटना के बाद गांधी जी के जीवन की दिशा बदल गई, उनका लक्ष्य बदल गया। अब दक्षिण अफ्रीका में उनका उद्देश्य दादा अब्दुल्ला के लिए मुकदमा लड़ना नहीं रह गया, बल्कि अब गांधी जी का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जा रहे भेदभाव का उन्मूलन करना रह गया। इसके बाद अब उनका लक्ष्य बदल गया कि अब वह दक्षिण अफ्रीकी सरकार का विरोध करेंगे और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन को समाप्त करवाएंगे। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन के विरोध में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लंबा आंदोलन छेड़ा। लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा या आंदोलित रहे। यह किसी एक वर्ष की घटना नहीं है। इस दौरान महात्मा गांधी को कई बार जेल जाना पड़ा। अंततः महात्मा गांधी के दबाव में आकर 1914 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन को और समस्त ऐसे कानून को समाप्त कर दिया गया जो भारतीयों के खिलाफ अत्याचार वाहक थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के खिलाफ 1906 में जो आंदोलन प्रारंभ किया उसका परिणाम यह था 1914 तक आते आते दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने वह समस्त कानून समाप्त कर दिए थे जो भारतीयों के खिलाफ भेदभाव पर आधारित थे। दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में ही गांधी जी ने 1906 में अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इस अवज्ञा आंदोलन को ही हम सत्याग्रह नाम देते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 2 मूल तत्व थे, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा को सत्य से अलग नहीं मानते थे। महात्मा गांधी ने सत्य के अंतर्गत ही अहिंसा को स्थान दिया। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा पर आधारित आंदोलन ही सत्याग्रह होता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कुछ और काम भी किए थे, जैसे 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1904 में गांधी जी ने वहाँ फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो डरबन में की थी, फिनिक्स आश्रम की। इसके बाद गांधी जी ने यहाँ पर 1906 में एक जर्मन शिल्पकार कलिन बांक के सहयोग से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। इसी टॉलस्टॉय जो फर्म की स्थापना की थी, इसी टॉलस्टॉय फर्म का जो है नाम बदलकर बाद में गांधी आश्रम कर दिया गया। ये गांधी आश्रम आज भी दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत में सबसे पहले बम्बई बंदरगाह पर उतरे थे। क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आए थे, इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत आने पर सबसे पहले उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले
से हुई थी। महात्मा गांधी जो है गोखले से प्रभावित हुए और इन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। गौरतलब है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के अलावा सरोजिनी नायडू के भी राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव में ही महात्मा गांधी भारत में सक्रिय राजनीति में उतरे थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सलाह दी थी कि भारत में कोई भी आंदोलन करने से पहले भारत को समझना जरूरी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत को समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए महात्मा गांधी को सुझाव दिया था कि आपको पहले 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करना चाहिए। गोखले के सुझाव पर ही महात्मा गांधी ने लगभग 1 वर्ष तक भारत में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया और भारतीय समाज के अलग अलग तबका, वर्ग, भाषा, संस्कृति, इतिहास को समझने का प्रयास किया। भारत का भ्रमण किया। जब 1915 में गांधी जी भारत में वापस आए थे तो उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, यानी ब्रिटिश सरकार के लिए संकट का काल था। दुनिया भर में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और भारत की ब्रिटिश सरकार भी उसमें उलझी हुई थी। महात्मा गांधी का मानना था कि किसी के संकट का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध की संकटकालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हुए ही उन्होंने भारतीय जनता से अपील की थी कि ये समय ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का नहीं बल्कि सरकार का साथ देने का है। उन्होंने भारतीय जनता से विशेष अपील की थी कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाइए और सेना में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार की मदद कीजिए। महात्मा गांधी जी मानते थे कि यदि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे तो इसके बदले में जो युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज दे देगी। उनके सहयोग का मकसद यह था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तब सरकार भारतीयों को स्वराज सौंप देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भारत में आने पर महात्मा गांधी जो पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, उसका पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया। भारत आने पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के 3 प्रयोग किए। इसे हम सत्याग्रह के प्रारंभिक 3 प्रयोग कहते हैं। पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा में किया था। ये जो है दोनों स्थल गुजरात में है। सत्याग्रह पर आधारित अपने 3 प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी ने यही आंदोलन किए थे। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह देखते हैं। सत्याग्रह पर आधारित अपने 3 प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी ने यही आंदोलन किए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।